कोई भी राज्य, चाहे भारत की आज़ादी की बात हो या उत्तराखंड राज्य गठन की बात हो, ये सबसे पहले स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए गठित हुआ था। नहीं तो अंग्रेज बहुत विकास कर रहे थे भारत में, कल कारखाने से लेकर रेल से वायुयान चला रहे थे, पर देश के अपने स्वाभिमान के लिए, एक आज़ादी के लिए, एक सम्मान के लिए। और जो सम्मान उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड केवल विकास के लिए नहीं मांगा था, अपितु उत्तराखंड के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए ये राज्य मांगा था। और उस आत्मसम्मान को रोकने का जो कृत्य राव मुलायम की जोड़ी ने मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी में किया था, उस आत्मसम्मान के गुनाहगारों को दंडित करने के लिए, जिसे सीबीआई, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई, और भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिनको नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था, उन गुनाहगारों को सजा देने के बजाय भारत की न्याय व्यवस्था ने, भारत के हुक्मरानों ने उनको न केवल देश का सबसे प्रतिष्ठित पद्म विभूषण दिया, अपितु उनको पदोन्नति करके उत्तराखंड के जख्मों को कुरेदना का काम किया, भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम किया। यहाँ सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल उत्तराखंडियत का है। उत्तराखंड जो समाधान खंड होता है अनादिकाल से, उत्तर जमा अखंड, जहाँ अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि तपस्या करके इस समस्या का समाधान करने, सारे सृष्टि के कल्याण के लिए काम करना आते थे। यहाँ गंगा यमुना के पवित्र अवतरण के बाद यहाँ कभी बाहरी और अंदर की बात नहीं हुई, स्व और पर की भारतीय संस्कृति में बात नहीं, केवल यही कहा कि जो गलत लोग हैं उनका दमन होना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए, नहीं तो ये सारी व्यवस्थाएं जड़ हो जाती हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि इस आयोजन में जो जगदीश ममगाही जी ने जो अपनी किताब लिखी, जो दर्द उत्तराखंड के तमाम लोगों का, 1.5 करोड़ लोगों का जो दर्द अपनी किताब में समेटने का काम किया, उनको लिए मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। मैं सम्मानित मंच और आप सभी सम्मानित अतिथिगण जो आज इस पुस्तक के विमोचन समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस समय, जिस समय उत्तराखंड एक पृथक राज्य की अवधारणा जो थी वो पूरे जोश के साथ हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में प्रबल हो रखी थी, उस समय मैं अपनी सैनिक सेवा में था और जो गतिविधियां थीं उनसे अवगत था। और हम लोग भी यही चाहते थे, नौकरी में होने के कारण हमारे पास ये अधिकार नहीं था कि इस तरह की राजनीतिक घटनाओं के ऊपर हम अपना व्यक्तिगत मत और अपनी व्यक्तिगत सोच जो है उसको हम सार्वजनिक तौर से व्यक्त कर सकें। मुझे एक घटना अब याद है, जब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल बिपिन चंद्र जोशी, वो उस समय अपने पद में थे और ये 94 की घटना जो है, जिसको मुजफ्फरनगर रामपुर तिराह कांड के नाम से जाना जाता है, उस वक्त वो एक ऐसे सैनिक नायक थे जो सबसे शीर्ष पद पे थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमारे जो प्रदेश है, उस समय तो प्रदेश नहीं था, लेकिन हमारी पहाड़ की जो मुख्यतः 2 रेजिमेंट हैं, गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट, उसके सैनिक जो हैं वो जब इस तरह की खबर सुनते हैं कि उनकी माताओं के साथ, उनकी बहनों के साथ किस तरह का सलूक, किस तरह का व्यभिचार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरनगर रामपुर तिराह में किया, तो उनका मनोबल जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया और उनके मन में स्वाभाविक तौर पर
ये भावना जो है उसका सृजन हुआ कि यहाँ पर हम अपनी सीमाओं पर तैनात होकर के अपनी देशभूमि की रक्षा कर रहे हैं और हमारे ही पीठ पीछे हमारी माँ बहनों को हमारे ही पुलिसकर्मी जो हैं वो उनका बलात्कार करके उनके साथ व्यभिचार करके और उनको गोलियों से मार करके रक्त रंजित कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर इस स्थिति को त्वरित वो इस पे नियंत्रण नहीं करेंगे और इसको जो है अगर पुनः दोहराते हैं तो फिर मैं इस बात का आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि मेरी सेना जो है उसमें अराजकता हो जाएगी और गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट जो है वो बगावत कर देगी। जनरल जोशी के विषय में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो कि उनके व्यक्तित्व को जो है परिलक्षित करती है। मेरी ही रेजिमेंट की एक यूनिट हैदराबाद में थी और वहाँ पे जो है वहाँ की जो आंध्रा की जो पुलिस थी उसने हमारे हमारे एक जवान के बच्चों को वहाँ की जो पुलिस थी उस पुलिस ने जो है अपना आपसी बैर जो था उस बैर के कारण जो है उनको कुएं में डाल करके मार दिया। वो भी भूमाफिया का काम था और भूमाफिया जो है वो इसका जो है प्रतिशोध लेना चाहता था और उन्होंने पुलिस की मिली भगत के साथ ये कृत्य किया। हमारे उस टाइम के जो सूबेदार मेजर साहब थे वो अपनी टोली लेकर के गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया, तहस नहस कर दिया और उन पुलिसकर्मियों की जो है वो बहुत पिटाई और कुटाई करी। ये अपने आप में पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना बन गई थी कि किस तरीके से सेना जो है वो अपने ही पुलिस के ऊपर जो है वो इस तरह का कृत्य जो है कर सकती है और तोड़ फोड़ करके उनको पीट सकती है। जब ये बात प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आई, जनरल जोशी उस समय सदर्न आर्मी के GOC इन सी थे, उनको ये आदेश दिया गया कि आप इसके ऊपर जांच करिए, इसकी छानबीन करिए कि ये घटना किस तरीके से घटी। जनरल जोशी आए और उन्होंने सूबेदार मेजर साहब के कंधे पे हाथ रखते हुए उनको बगल में ले गए और उनसे ये कहा कि मैं विवश हूँ तुम्हारे ऊपर आंशिक अनुशासिक कार्रवाई करने के लिए, लेकिन शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस तरह की जिस तरह से अभी हमारे जो संचालक थे उन्होंने यहाँ की वीर भूमि का परिचय दिया, यहाँ के सैनिकों के विषय में उन्होंने अपनी बात रखी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके का एक जनरल था हमारे पास बिपिन चंद्र जोशी, जो कि सरकार से टक्कर ले सकता था और हमेशा अपने पहाड़ियों के लिए वो खड़े रहने के लिए तत्पर थे। 26 साल का उत्तराखंड होता पुनः कि मेरे 50 साल हो गए समाज में चलते चलते और मैं न जाने कितना आंदोलन झनित, शराब को आंदोलन, बाल विवाह, साक्षरता, सारा आंदोलन झेलने में। अगर आप तो गढ़ोल समझ आनी बोलते मैं हिंदी में बोल लो। और अगर आप किले है कि जब हम अपनी बोली भाषा संस्कृति से तो मैं ज़्यादा अपनी बोल किले है कि जब महाराष्ट्र भाषा जब बोल सकता न, गुजरात में बोल सकता तो हम गढ़वाल में उत्तराखंड भाषा किले नहीं बोल सकता। मैं वो दिन भी याद चन कि जब हम दिल्ली 94 में आंदोलन में गए तो हमारे बुराड़ी बटी हमारो जो रैली है शुरू से ऊपर में अगस्त मुनि बटी छो और से अगस्त मुनि और सबसे पहले अगस्त मुनि को बैनर छो। लेकिन धन्यवाद देना में दिल्ली का आंदोलनकारी भाई बहनों थे जौन की उतनी बड़ी व्यवस्था करी छे। और अभी भी कुछ लोगों ने बोली भी थी कि जब हम आंसू गैस मर जानी नीचे कि क्यों आंसू गैस, हम आंसू गैस भी तबाही देखी और हमारी महिला कनी गाली भद्दी गाली सुनने हम, लेकिन मिली क्या हम थे आज यू नेता तो बैठा हुई थे क्या मिली हम थे। जय उत्तराखंड में हम 94 में तमाम जेवर पहरी थे
गाड़ी में जांदा छा हम तक कोई डर ही नहीं छे। आज हम नकली जेवर पहरी तभी हम तक डर लगनी छो। तो मिली क्या हमारा बेरोजगार न समझन नशा घर घर चल गई। अभी हमारे भाई ने बताया विजय बात कि जो गांव में जो राशन है दुकान से वो भी शराब बिकनी छो। और मैं कई बार किया कि मैं तो ये तो मेरा मुख्य विषय छो शराब को। मैं हमेशा एक विषय में बोल दी छो कि शराब नहीं होनी चाहिए, कॉकटेल पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई लोग आप नाराज ना हुए ने, शायद एक आप महिला आरक्षण हमको ना था, लेकिन मैं लोगों नहीं मिली कि समझता आज मैं अकेली महिला छो एक। तो मैं इन लोगों की उत्तराखंड आंदोलनकारी भी कोई महिला नहीं है और उत्तराखंड में महिला आरक्षण भी नहीं है। कि आज दूसरी महिला भी देखो धनी में नहीं तो दुर्भाग्य चाहिए हमारे उत्तराखंड को। और जब अगर आप हमें बोला कि उत्तराखंड में कुछ मिलना हो तो भीड़ लग जाए आप लोग कि बैठने तो जगह नहीं मिला ली। पहले जब उत्तराखंड बनी छो और एक बैठक छे तो पहले मुख्यमंत्री छाओ घुमा तो उन बोल कि सूर्यास्त और पहाड़ मस्त, लेकिन मैं से सहन नहीं हुए। मैं उठने बैठे जब मेरे बगल दुई और महिला चाहिए उन बोल के ना उठना। मैं बोली मैं जय माँ को बेटा मस्त बनी होंदो कि वही माँ की आत्मा कहन देखी थी वो कितना दुखी होंदो। ये जय को पति मस्त बनी दे होंदो वही पत्नी के विषय में कहन सोची। ये जय को भाई मस्त बनी होंदो वही बहन का विषय में कहन सोच ना। महिला को बल जा को पाँव बोल फटे न बीमाई वो क्या जाने प्रीत भराई जी वो देख के पता जो आलिशान सब कुछ मैंने मलाई खानो थे मैंने जो उनके जन गरीब के हुए। आज हमारे बेरोजगार डबल MA करे कई अच्छा कोर्स करना छन, लेकिन क्या नशा की तरफ अग्रसर होना छन किले होना छन। लेकिन हमारे उत्तराखंड पहली बटी बुद्धिजीवी कोई कमी नहीं है। हमेशा कलम भी सबसे आगने है। और हमारा एक जैसे भैरव दत्त धुलिया जी हुआ तो राम ढोंडियाल जी हुआ बहुत लोग साथ जो ये उत्तराखंड होता काम करी। मैंने खैर में तो इवन नाम नहीं मैंने कोई जीवानी बहुत पड़ी कि जब मैं कहीं जान छो 50 साल हो गए। मैंने आपको पता कि मैं समाज में 50 साल हो गए नहीं। जब मैं कुछ जान छो तो मैं तो कुछ पढ़ी थे जरूर जान छो, लेकिन आज भी इसका फ्री हो गया कि मैं भी आप पढ़ने जरूरत नहीं पड़ती। मैं सोच दो चलो आज शिवजी बारात में चलना चाह, लेकिन मैंने ये उत्तराखंड का विषय में बहुत अध्ययन भी करी। उन लोगों की जीवनी पढ़ी मैंने जो संघर्ष करी कैन के विषय में करके टिंचरी माई है और गौरा देवी और जो आंदोलनकारी थे बेलमती चौहान और हंसा धनाई सही छन। आज भी हम तो डर कई लोगों ने बोल कि तुम ज्यादा ऐसे भाषण मत दिया करो तुम्हें कोई मार देगा। मैंने कहा जन्म देने वाला वो है और अगर मृत्यु लिखी होगी तो कोई डर भी नहीं है। मरना तो तब भी है। अगर जिसने करोड़ों रुपया जिसने कमा लिया वो पैसा ही जाएगा। क्या ये नेता अपने साथ ले जाएंगे? इन नेताओं ने अपने 4 6 पीढ़ियों के लिए कमा दिया। मैं तो ये कहती हूँ यहाँ पर सारा सदन है, यहाँ दिल्ली भी बैठी और जगह भी बैठे और उत्तराखंड भी। ऐसा कोई खंडूड़ी जी की आवाज कोई बन पाएगा क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ कोई खंडूड़ी जी की आवाज बन पाएगा? ऐसा शेर कोई गिर जाएगा? चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो कोई गरजेगा ऐसा शेर? लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड जो है ये विकास कम और विनाश ज्यादा हो रहा है। यहाँ ये विनाश जो हो रहा है इसके विनाश की दिशा से आप लोग ही बता सकते हैं इसको, क्योंकि मैं तमाम दिल्ली से भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। मैं भी उन ग्रुपों में हूँ। मुझे ये नहीं पता, मैं 2-4 लोगों को जानती हूँ जैसे अर्जुन सिंह राणा जी हुए, PD मंगाई जी हुए और 2-3 लोग और हैं। इन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर रखा है और मैं जुड़ रखी हूँ इनमें। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली हो चाहे बम्बई हो चाहे चंडीगढ़ हर जगह गढ़वाल सभा है। उत्तराखंड के लोग हर जगह हैं। क्या वो उत्तराखंड की आवाज़ को एक ऐसी बुलंद आवाज बना सकते हैं कि जो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर नेता किसी को बनना तो खंडूड़ी जी से बने। ऐसे नेताओं की तो भीड़ बहुत है, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। हमें वही खंडूड़ी जी जब और वो मैं जानती हूँ कि ईमानदारी व्यक्ति को कोई आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि खंडूड़ी जी के पीछे भी कम नहीं पड़े हुए थे। ध्यानी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनके बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलते थे। ऐसे भी कई लोग हैं, लेकिन उनको कितनी पीड़ा थी खंडूड़ी जी को उत्तराखंड के लिए। वो जब हम मिलते थे वो कहते क्या करें उत्तराखंड के लिए। लेकिन आज आप लोगों को ये सोच बनानी पड़ेगी और उत्तराखंड का विकास। हमारे गांव में आज हॉस्पिटल नहीं है। हमने जब आंदोलन लड़ा था तो जल जंगल जमीन और शिक्षा स्वास्थ्य, लेकिन आज भी वही हालत। चाहे वहाँ विधायक बन गए, क्षेत्रीय विधायक बन गए, लेकिन वो भी उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको भी देहरादून में ही आलीशान भवन चाहिए। लेकिन आज भी हमारे कंडी में वो मरीज आ रहे हैं, चारपाई में आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो प्रसव पीड़ा से महिलाएं वैसे परेशान हो रही हैं। रुद्रप्रयाग क्षेत्र में
कई मतलब मुझे तो आज खैर इतने नाम तो मैं ले भी नहीं, लेकिन बहुत हैं, जैसे पांगते जी भी हैं, मूल निवास भू कानून का आंदोलन हमने बहुत मतलब साथ बहुत संघर्ष किया है उन लोगों ने। रतुड़ी जी हैं और कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने हमने साथ में इतना काम किया है। इसमें हमें जाने का इनके साथ हमें चलने का अवसर मिला। मैं तो सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन हम तो क्या है, जरा बस गांव से निकले हुए लोग हैं जिनके अंदर डर भी थी, पुलिस वालों से डर लगता था, भीड़ में डर लगता था, लेकिन आज इस उत्तराखंड ने हमें इतना मजबूत बना दिया कि हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड के विषय में आप लोगों को ही ये निश्चित करना होगा कि कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हमारा युवा नशा से दूर होगा, कैसे हमारी महिलाओं को हमारी महिलाएं सुरक्षित हो। हमारी बेटी अंकिता भंडारी के लिए हमने कितना ऋषिकेश गए, कहाँ गांधी हर जगह, उस समय भी मेरे लिए दिल्ली से बहुत फोन आए, लेकिन फोन का क्या करना हमने, हमें तो ऐसा चाहिए था कि जो अंकिता भंडारी को न्याय मिले। लेकिन नहीं, जब ये नेता ही जो सत्ता में बैठे हुए भ्रष्ट बने हुए हैं तो किस पर हम विश्वास करें। आज हमें हमारा इन्होंने सारा विश्वास खत्म कर दिया है। अब मैं तो यही बात कहूंगी कि ये नेता जो हैं ये भ्रष्ट हैं, अपने आप में ये जरूर धुरंधर बोल रहे हैं, अपने को ये बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अपने घर तक सीमित हैं, अपने बच्चों तक सीमित। उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं है ये। जब तक उत्तराखंड का विकास नहीं होगा हम लोगों को सड़कों पर ही रहना होगा। और मैं तो कहती कि हमने कसम खा ली, शायद हम जीते जी सड़कों पर ही रहेंगे। हमने उत्तराखंड का विकास देखना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि जो कहीं बाहर अगर मर्डर कर रहा है उसको देहरादून में जो है जगह मिल रही है, जो चोरी डकैती कुछ भी क्राइम कर रहा है उसको देहरादून में। क्या ये देहरादून शरणार्थी स्थल बन गया क्या? ये नेता यही काम करेंगे? लेकिन आज हमें उत्तराखंड को बचाने के लिए कुछ तो आप लोगों को रणनीति तय करनी पड़ेगी और इस उत्तराखंड को तो बचाना ही होगा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं साथियों कि यहाँ से जो भी वक्तव्य मेरा होगा उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आप संदर्भ में देखें। मैं आपने तमाम उन साथियों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने आज 25वें साल में ये एक बार फिर से ये नारा दिया है कि 25 साल हमने क्या खोया क्या पाया। मैं समझता हूँ ये चीज़ें, ये नारे नहीं होने चाहिए। अब तो आप ये सोचिए कि 2000 पहली निर्वाचित सरकार से लेकर और आज वर्तमान में 2026 तक 2 राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रदेश को चलाया है। उन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने समय पर 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, 17 से लेकर अब 27 तक कितना धरातल पर काम किया है उसका आकलन कीजिए ना, उसके बारे में बताइए। और हम तो देखो सीधे तौर पर राजनीतिक दल से जुड़े, हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं थोड़ी बहुत हो सकती है मेरी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कोई गफलत में पड़ता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है। जो लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं उनकी जुबानें नहीं खुल रही हैं। आज इस प्रदेश की जो स्थिति हो गई है, भ्रष्टाचार का दीमक मेरे घर के पूरे द्वार खा गया है और मैं बड़े बड़े भाषण लच्छेदार दे रहा हूं और यह कह रहा हूं इस उत्तराखंड में कि मेरे लिए, बस मेरे लिए, मैं अपने लिए सोच रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन, क्योंकि यहां वो लोग बैठे हैं जिन लोगों ने बहुत नजदीक से इस आंदोलन को चलाया है और उस पीड़ा को झेला है, मैं तमाम लोगों को जानता हूं। लेकिन साथियों उस तरफ मैं थपलियाल जी से भी कहना चाहता हूं, ये भी फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। थपलियाल जी फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होगा, गर्राइए और पकड़िए, इनके कॉलर पकड़िए, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जरा सा 2002 से लेकर और 2022 तक से नेताओं का निकालिए ना, कि 2002 में जो नेता चुनाव लड़ा आज 26 साल बाद भी उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपया कहां से आया? भाई क्या धंधा है तुम्हारा, क्या बिजनेस है तुम्हारा? इस बारे में कोई नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों सांप सूंघ गया है। हम पार्टियों में रहकर भी पार्टियों के अंदर अपना विरोध नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। भाषण हम देते हैं, 42 से ज्यादा शहादतों, ये बेलमती चौहान से लेकर धनसा धनई तक, 16 वर्षीय राजेश रावत, बड़े लच्छेदार भाषण हम आज भी दे रहे हैं 25 साल बाद, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लूट लगातार जारी है और
मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जो तीसरी और चौथी शक्ति की बात कर रहे हैं, बहुत कड़वी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। ऐसे थोड़ी आप राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मुकाबला कर पाओगे। संगठन आपके पास है ही नहीं, नेता आपके पास है नहीं, आप कह रहे हम 70 सीटें लड़ेंगे, क्या होगा उससे भाई? ये उत्तराखंड और बर्बाद होगा। आप 2 लोग लाइए, 4 लोग लाइए, मजबूत लोग लाइए जो लड़े। 2002 में 4 थे, और वो तब थे जब 79 का दल चुनाव लड़ रहा था। थपलियाल जी, काशी सिंह एरी, विपिन त्रिपाठी जैसे दिग्गज नेता जिनके हाथ में बागडोर थी, तब 4 ला पाए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, फिर 0 हो गए। अरे भैया, आत्मनिरीक्षण करिए, बैठिए, पहले तय कीजिए। यह नहीं कि हवा में, आज भी 25 साल बाद भी हवा में बात हो रही है। हम भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, जो लगातार जो है इन 25 सालों में सत्ता में बैठे हुए हैं। वो तो गलती से 2017 के बाद जो है दोबारा 22 में उत्तराखंड की जनता ने पता नहीं क्या सोच के जो है भाजपा को वोट दे दिया। नहीं तो 5-5 साल का था तो 5 साल में हम आकलन तो कर पाते थे भाई। अब तो 10 साल 9 साल हो गए, लोग आकलन ही नहीं कर रहे। जब तक वो लोग जो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से सीधे नहीं जुड़े हैं, जब तक वो नेताओं के गिरेबान में झांक कर, गिरेबान पकड़ कर नहीं पूछेंगे कि बता भाई तेरे पास ये करोड़ों करोड़ों रुपया कहां से आया है। भाई चुनाव में 5 करोड़ 10 करोड़ तो वो खर्च करेगा जिसने आराम का कमाया होगा। आपके पास तो है नहीं, हमारे पास तो है नहीं। कई साथी कहते हैं कहां से चुनाव लड़े, कहां से लाए पैसा। और मानसिकता ऐसी उत्तराखंड के, मैं माफी चाहूंगा उत्तराखंड के लोगों की, हमारी मानसिकता, उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं अपने आप को अलग नहीं रखता हूं, मैं भी पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। और खासकर वो आंदोलनकारी जिन्होंने आंदोलन लड़े हैं, वो 100% जिम्मेदार है इस बात के लिए, इस उत्तराखंड की बर्बादी के लिए वही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां तो जिम्मेदार है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार वो है जिन्होंने मूक समर्थन दे रखा है। हम अपने चिन्हीकरण के लड़ रहे हैं, हम हमारा बिजली का पानी का बिल माफ कर दो। अरे भाई, ये लड़ाई भी लड़ो, ये जरूरी है, लेकिन भैया पहली लड़ाई वो लड़ो जिससे कि ये पूरा पहाड़ हमारे नौनियोल, शराब घर घर बांटी जा रही है, घर घर शराब बांटी जा रही है। 2200 करोड़ के राजस्व को स्ने कम करने की बात हुई थी, लेकिन वो दुगना बढ़ गया है। इस पर कोई नहीं बोल रहा है। भ्रष्टाचार सरेआम नेता कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो। जो भ्रष्टाचारी है उसकी कोई जात नहीं है, उसकी कोई जमात नहीं है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, वो तो भ्रष्टाचारी है, वो किसी भी पार्टी का हो। तो आप क्यों नहीं बोलते भाई? मात्र ध्येय मत रखिए कि चुनाव लड़ूंगा मैं। बड़ी कड़वी बात आज थपलियाल जी आपके सामने कह रहा हूं, इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के आगे मुझे एक भी चेहरा नहीं नजर आ। लड़ने वाले चेहरे हो सकते हैं, आंदोलन अलग होता है भाई, चुनाव लड़ना बिल्कुल अलग होता है। चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब चाहिए। आपके पास भाषण के सिवाय कुछ नहीं, और पता लगा पीछे आप कह रहे हैं आवाज दो, पीछे देखा आपने तो सब कोई भाजपा में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, आप अकेले खड़े हो गए। पहले 10 से 15 20 25 सीटों पर आप ऐसे मजबूत लोगों को खड़ा कीजिए जो आपके साथ पिछले 1 दशक से लगे हुए और अगले दशक तक भी हो रहे हैं, तभी तो इन पार्टियों को झंझोड़ पाओगे आप। नहीं तो अब 10 साल का भाजपा रही है, फिर कांग्रेस आ जाएगी, फिर उसके बाद कांग्रेस हटेगी, फिर भाजपा आ जाएगी, यही चलता रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है अपने तमाम साथियों से, और मैं बधाई देता हूं कि कम से कम आपने कोई शुरुआत यहां की है, लेकिन अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का आकलन होना चाहिए कि 2 से 7 कांग्रेस ने कितना प्रदेश में कुछ किया, 7 से 12 भाजपा ने क्या किया, और 17 से 27 तक भाजपा ने क्या किया है। इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का आकलन कीजिए और जो आपको अच्छा लगता हो उसका सहयोग कीजिए, लेकिन पहले तीसरी और चौथी शक्ति से मेरा निवेदन है कि भैया पहले अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत कीजिए,
पहले वो तमाम चीजें, तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर रहता है, जब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कलर्ड पोस्टर आते हैं तो दिखाई नहीं देता कहीं दीवार पे। वो स्थिति पैदा करने की आवश्यकता क्यों नहीं? आप 10-10, 20-20 रुपया हर आदमी देगा, राजेंद्र साहब भी देगा तुम्हें 100 रुपया, क्योंकि पीड़ा हमारी भी है। लेकिन आप करिए, बेशक हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल में रहते हैं, वो अलग बात है, हम कहते हैं वहां भी अपनी अपनी बात। और जहां आप कहोगे तो भैया राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में तो उनको बढ़ाया जाएगा जो उत्तराखंड हित की बात नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की बात करेंगे, ये चलन भी है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, अगर मेरी बातों से कहीं कोई किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये मेरी आज भी पीड़ा है और ये रहेगी जब तक ये दो बातें, जो भ्रष्टाचार है, ये खत्म नहीं होगा। राजनीतिक नेताओं का जो करैक्टर है, ना तो किसी का राजनीतिक करैक्टर है और ना किसी का व्यक्तिगत करैक्टर, और हम उन्हें जिता रहे हैं। इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए और चिंतन मंथन करके इतनी हिम्मत हमारे साथी जुटाए कि नाम लेकर कहें कि भैया फलां आदमी ठीक नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।